नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस की एक दोपहर माहौल कुछ अलग ही था। कूटनीतिक बैठकों की औपचारिकता के बीच अचानक एक पुराना बॉलीवुड गीत बज उठा, इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना। यह वही मशहूर गीत था जो 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 का हिस्सा था। आमतौर पर ऐसे सरकारी भोज में शास्त्रीय या हल्का वाद्य संगीत बजता है, लेकिन उस दिन जब यह गाना बजा तो माहौल तुरंत बदल गया। डाइनिंग टेबल पर दोनों तरफ बैठे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मुस्कुरा उठे और माहौल हल्का हो गया। इस गीत ने खास तौर पर एक मेहमान का ध्यान खींचा। वह थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दिलचस्प बात यह थी कि नेतन्याहू ने इस गाने को तुरंत पहचान लिया। उन्हें न सिर्फ यह धुन याद थी, बल्कि उस पल को उन्होंने बड़े आनंद के साथ महसूस भी किया। उस समय भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस के बातचीत में बताया था कि नेतन्याहू ने तुरंत पहचान लिया कि यह गीत हजरत जयपुरी द्वारा लिखा गया था और लता मंगेशकर ने इसे गाया था। सोचिए, एक विदेशी प्रधानमंत्री जिसने दशकों पुरानी हिंदी फिल्म का गीत याद रखा हुआ हो। यह अपने आप में भारत की संस्कृति ताकत का एक अनोखा उदाहरण था। लेकिन कूटनीति में यादगार लम्हों के साथ साथ बदलते समीकरण भी चलते रहते हैं। 2025 में नेतन्याहू का भारत दौरा 3 बार टल गया। अलग अलग वजहों से यह यात्रा स्थगित होती रही। अतः स्थिति ऐसी बनी कि पहल भारत की तरफ से हुई। जैसे कहा जाता है, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम ही आ जाते हैं। इसी सोच के साथ 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। यह दौरा समय के लिहाज से भले छोटा था, लेकिन नतीजों के लिहाज से बेहद बड़ा साबित हुआ। करीब 27 घंटे के इस दौरे में भारत और इजराइल के रिश्तों को एक नया आयाम मिला। कुल मिलाकर 16 महत्वपूर्ण समझौते हुए, 11 बड़े ऐलान किए गए और कुल 27 द्विपक्षीय परिणाम सामने आए। यह केवल संयोग नहीं था कि इतने कम समय में इतने बड़े फैसले हुए। इस दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्तों को नया नाम भी दिया गया। पहले जो संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहलाते थे, अब उन्हें स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिल गया। अगर इन समझौतों की बात करें तो उनका दायरा काफ़ी व्यापक है। भारत और इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। रक्षा क्षेत्र में साझा विकास, उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ाने का भी फैसला हुआ। इसके अलावा एक दिलचस्प और आधुनिक पहल यह भी रही कि भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम UPI अब इजराइल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच हुई बैठक में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता भारत के हितों से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत और इजराइल आतंकवाद और उसके खिलाफ वाले जो देश हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। तकनीक इस पूरे संवाद का सबसे अहम केंद्र रही। साइबर सुरक्षा, AI, स्टार्टअप इकोसिस्टम और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। विज्ञान और तकनीक पर पहले से मौजूद संयुक्त आयोग को मंत्री स्तरीय दर्जा देने का फैसला भी लिया गया, ताकि दोनों देशों के बीच समन्वय और तेज हो सके। कृषि क्षेत्र में भी बड़ी योजना सामने आई। भारत में इजराइल के सहयोग से पहले से चल रहे 43 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़ाकर 100 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भारत में एक एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे आधुनिक खेती और नई तकनीकों को बढ़ावा मिल सकेगा। इस दौरे के दौरान केवल व्यापार और तकनीक की बात ही नहीं हुई है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति पर भी चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर बातचीत की और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया। गाजा के पुनर्निर्माण में भी संभावित सहयोग पर विचार हुआ। भारत ने पहले ही गाजा शांति परियोजना के लिए लगभग $170 मिलियन की सहायता देने की बात कही है और अतिरिक्त विकास परियोजनाओं के लिए भी मदद को रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान इजराइल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इस बैठक में शिक्षा, नवाचार, स्टार्टअप और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मोदी ने राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण भी दिया और भारत इजराइल साझेदारी को मजबूत करने में उनके समर्थन को धन्यवाद दिया। दोनों देशों के बीच फ्री
ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समझौते पर दूसरे दौर की वार्ता मई में इजरायल में होगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $3.62 बिलियन का है, लेकिन इस समझौते के बाद इसमें वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। भारत की आर्थिक ताकत और उसकी औद्योगिक क्षमता भी इन चर्चाओं में महत्वपूर्ण विषय रही। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत दुनिया के लिए उत्पादन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस की एयरबस कंपनी भारत में H-125 हेलीकॉप्टर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसका फायदा दोहरा होगा। एक तरफ भारत की जरूरतें पूरी होंगी और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टरों का निर्यात भी किया जा सकेगा। इसी तरह भारत ने अपनी रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करने की दिशा में काम किया है। देश के भीतर बनाए गए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव कई तेल उत्पादक देशों को दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति बनती है और तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो भी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहे। इस पूरे दौर में एक और दिलचस्प विचार सामने आया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हेक्सागन प्लान। नेतन्याहू ने एक ऐसे वैश्विक गठबंधन की कल्पना रखी है जिसमें 6 तरह के देशों का समूह हो। इसमें भारत जैसे वैश्विक शक्ति केंद्र, अरब देश, अफ्रीकी देश, ग्रीस और साइप्रस जैसे भूमध्य सागरीय देश और एशिया के कुछ अन्य देश शामिल हो सकते हैं। अगर नक्शे पर नज़र डालें तो यह विचार काफ़ी हद तक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC जैसा दिखाई देता है। लेकिन नेतन्याहू का लक्ष्य केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। उनका कहना यह है कि गठबंधन उन ताकतों के खिलाफ होगा जिन्हें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। उनके संकेत साफ तौर पर ईरान और उसके सहयोगी गुटों की तरफ माने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना पर्सनल फ्रेंड भी कहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और रणनीति अक्सर अलग अलग रास्तों पर चलती हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल खुद को क्षेत्र में घिरा हुआ महसूस कर रहा है और वह चाहता है कि भारत जैसे प्रभावशाली देश उसके साथ मजबूती से खड़े रहें। हालांकि भारत के लिए यह फैसला इतना सरल नहीं है। भारत के पश्चिम एशिया में कई देशों के साथ संतुलित संबंध है, चाहे वह इजरायल हो, ईरान हो या खाड़ी के देश। इसलिए भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहता है कि वह सभी पक्षों के साथ संतुलन बनाए रखे और अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखे। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक द्विपक्षीय यात्रा के रूप में नहीं देखा जा रहा। यह दरअसल उस बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है जिसमें भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, एक ऐसे देश के रूप में जो न केवल आर्थिक शक्ति बन रहा है बल्कि कूटनीतिक संतुलन का भी अहम केंद्र बनता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।